अब मैं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष व प्रमुख सलाहकार एवं कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी एक बहुयामी व्यक्तित्व के धनी, मूर्धन्य विचारक, सुधी समाज सेवी एवं कर्मठ शिक्षाविद हैं। माननीय सदैव निष्काम भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहना ही आपके व्यक्तित्व की प्रतिभा का द्योतक है। आप सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आपके कुशल नेतृत्व और संरक्षण में हमारा संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। माननीय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से सभा को अनुग्रहित करें। नमस्कार। नव विक्रम संवत्सर 2080 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 3-4 कार्यक्रम इसके साथ ही जुड़ गए, जहां जस्टिस JS वर्मा जी की पुण्य स्मृति को हम स्मरण कर रहे हैं, लगातार तीसरे वर्ष कर रहे हैं, और उसमें उपस्थित हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस महेश्वरी जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। मैं थोड़ा सा पहले महाराजा अग्रसेन कौन थे, आज के इस कार्यक्रम के विषय में भी बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन द्वापर युग में पांडवों की ओर से युद्ध में, महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने वाले ऐसे महामानव थे, जो भगवान राम के वंशज होते हुए भी क्षत्रिय वर्ण से वैश्य वर्ण में आए, क्योंकि उनको यज्ञ करते हुए आत्मबोध हुआ कि हिंसा, पशु हिंसा रुकनी चाहिए, और उसके कारण से वो एक नया राज्य सरस्वती नदी के किनारे, आज के अग्रवा के नाम से जो स्थान जाना जाता है, हिसार जिले में 20 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 200 किलोमीटर, 5000 साल से लगातार जिनके हम अपना पूर्वज मानते हों, और उनके बारे में समाज को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। कारण था बीच के 1000-1500 साल का वो कालखंड जिसमें किसी को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हुई, और जो कुछ मैकाले जी की इच्छा थी या उनके फॉलोअर की इच्छा थी, उतना ही भारत का इतिहास, उतना ही भारत की संस्कृति, वैसी ही न्याय व्यवस्था और वैसा ही डेमोक्रेसी स्थापित करने में वो लोग सफल रहे। और हम आज 75 साल के बाद भी इस अमृत काल में उस ढांचे को हिला तो पाए हैं, शायद अभी हटा नहीं पाए। जो संस्कृति 197 करोड़ 29,49,123 साल पुरानी, मतलब सृष्टि की रचना से जिसकी काल गणना हो, उसको कुछ लोग सिखाने आए थे और हमें बताया था गडरिये हैं, भेड़ चराते हैं, और हमें कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि हम वो सर्टिफाइड पढ़े लिखे नहीं थे, वो डिग्रीधारी नहीं थे उनकी नज़र में। जबकि जिस समय वो आए, उनकी अपनी रिपोर्ट में भी 3 लाख गाँवों में हमारे गुरुकुल या पढ़ाने की व्यवस्था थी। उस पर ज़्यादा ना जाते हुए, उसके बाद आज 2080 है, इसको भी विशेष लोग नहीं जानते। विक्रमादित्य कौन थे, उसके बारे में भी भारत के इतिहास में बहुत स्पष्टता से नहीं बताया गया। उनके भी 9 रत्न थे, उनके बारे में पूछो तो अधिकांश को नहीं पता। अकबर के 9 रत्न का पता है, परंतु 2080 साल पूर्व जिसके नाम से संवत शुरू हुआ, उसके बारे में नहीं मालूम। मैं कल ही नागपुर में था, और जहाँ कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, वहाँ रामटेक तक गया था। तो मेघदूत के बारे में कितने लोगों ने सुना, अगर जो इंग्लिश लिटरेचर वाले बैठे हों, उसकी मुकाबला विश्व में किसी भी रचना से नहीं किया जा सकता। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व करने वाले हम भारतीय बने,
उसके लिए ही 24 साल पहले हमने महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके माध्यम से आज के युग में एक आम धारणा है कि जितने ये संस्थाएं हैं शिक्षा के अंदर, ये सब प्राइवेट हैं, ये सब निजी लाभ के लिए एक ऐसी धारणा हमारे इंग्लिश मीडिया ने और व्यवस्था ने बना दी है कि ये प्राइवेट, और प्राइवेट शब्द इस देश में गाली की तरह है। मैं तो उसको गाली ही मानता हूँ, और उसको ये माना जाता है कि ये सब बुरे हैं। इस देश में वैश्य एजुकेशन सोसाइटी गांधी जी ने 1916 में मेरे रोहतक शहर में बनाई थी, 100 साल से ऊपर के लिए। डीएवी कॉलेज, जिसकी स्थापना आर्य समाज के प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज ने शुरू की, उसको कितने दिन हो गए कोई बताएगा नहीं। डीएवी की आज 1000 से ज़्यादा संस्थाएं देश में हैं। और शहीद भगत सिंह, जिसके बारे में, जिनका कल हम शहीदी दिवस मनाएंगे, उन शहीद भगत सिंह को राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, शहादत के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका आज जन्मदिन भी है। आज कितना विशेष दिन है। आज ही डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार का जन्मदिन है, जिसको लोग अधिकांश नहीं जानते, जिनकी प्रेरणा से लोग, हजारों लोग, लगभग 2 लाख स्थानों पर आज देश के कार्य में लगे हुए हैं, और जिनके कारण आज देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री तक मिल गए हैं। वो डॉक्टर हेडगेवार उसके कारक थे। ये देश का सौभाग्य है कि स्वामी दयानंद से सीधे आर्य समाज की दीक्षा लेने वाले शहीद भगत सिंह के बाबा थे। शहीद भगत सिंह की प्रेरणा लाला लाजपत राय थे। साइमन कमीशन गो बैक, और उस लाठीचार्ज के खिलाफ लाजपत राय को गुस्सा आया था, और वो बंदूक बोने के लिए खेत में गए थे, एक बाल सुलभ चेष्टा, और उसका मैं वध करूंगा, उसके लिए कोशिश की। पर नैरेटिव बना दिया गया जैसे वो कोई लेफ्टिस्ट था और केवल इनकलाब जिंदाबादी था। कितना राष्ट्र प्रेमी था, कितना सत्यवादी था कि पार्लियामेंट पर बम कांड के बाद भी स्वयं को प्रस्तुत किया, और उसने कहा मेरे केवल कान खोलने के लिए ये किया था। पर उनके साथ कितने लोग, 2 नाम सब जानते हैं, राजगुरु, सुखदेव और शहीद। उनका एक चौथा साथी था, जिसको उसकी मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के अनुसार वहीं पर जिसका संस्कार किया गया, जहाँ उन तीनों का किया है। कितनों को मालूम है? नहीं मालूम। वो स्थान पाकिस्तान में चला गया था, कैसे उसको बार्टर करके वापस लिया गया फिरोजपुर में, ये नहीं मालूम, क्योंकि बताया नहीं गया। तो ये सब चीजें इनकी शिक्षा पद्धति से आउट कर दी थी, ये फिर से इसके अंदर आनी चाहिए, और वो आना प्रारंभ हो रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था, बाई चांस जो इंग्लिश मीडियम और जो मैकाले थे, उन्होंने इस देश के लिए ये कानून व्यवस्था बनाई। और मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूँ। 1977 से 80 तक मैं इमरजेंसी की जेल यात्रा के बाद आने के बाद 5 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। मैं साइंस का पीजी था। ये पढ़ने के लिए लॉ व्यवस्था है क्या? दुर्भाग्य कि आज भी हम उन्हीं इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सीवीसी और उन कानूनों में उलझे हुए हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, 250 साल पुराने हो गए हैं। हम अपनी नई रचनाएं नहीं कर पा रहे, और उसके कारण से कितने ही हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात करें, ये अल्टरनेट हो गए जो हमारे मुख्य थे। आयुर्वेद हमारा मुख्य था, वो आज अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया। कैसा बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव है कि हमें अपनी चीज़ें अल्टरनेट लग रही हैं। मुख्य चीज़ें कौन सी लग रही हैं? जो उन्होंने हमें दी, जिनको गिनती नहीं आती थी, जिनको 1 से 10 लिखने में भिन्ने बनाने लगाने पड़ते थे, 1, 2, 3, जिनका 10 महीने का साल था, जिनको ये नहीं मालूम था कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, नक्षत्रों के बारे में बहुत दूर की बात, वो आज हमारे अभी तक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमें आर्यभट्ट के बारे में नहीं मालूम, ब्रह्मगुप्त के बारे में नहीं मालूम, वराह मिहिर के बारे में नहीं मालूम। जिस गैलीलियो ने सच बोलने की कोशिश की, उसको सजा दी गई थी कि पृथ्वी के ओर सूर्य घूमता है, इस मान्यता को तोड़ा था। परंतु ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को, 200 लोगों का ये परिवार है, खुली मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक ढंग से हमारे संस्था में चुनाव होता है, सारी व्यवस्थाएं करके, और हमने 24 साल की यात्रा पूरी की है। 25वें साल में हम प्रवेश करेंगे। अमृतकाल के बाद जब स्वर्ण
जब हमारा 100वां साल आज़ादी का मिले, जब तक मेरी इच्छा ये यदि जीवित रहा तो मैं भी 75 का हो रहा हूँ कि ये अल्टरनेट शब्द हटें। जिन चीज़ों को हमने मनुस्मृति को गाली देते हैं, बाकी स्मृतियों को, वो न्याय व्यवस्था के मुख्य आधार रहे हैं। न्याय की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? विधि और न्याय, अगर न्याय सबको मिल जाए तो विधि की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर न्याय नहीं मिलता। इसलिए जस्टिस वर्मा जी ने बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट दिए। मुझे उसमें SR मुंबई वाला जजमेंट, क्योंकि मैं थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ, और दूसरा उनकी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की बजाय फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ड्यूटीज़ के ऊपर बातचीत की। क्योंकि इस देश में सारी लड़ाई अधिकारों की है, कर्तव्य को हमारे संविधान ने भी बहुत पीछे रख दिया। पूरे संविधान में कहीं भारत नजर नहीं आता। ये तो मैं समझता हूँ अंबेडकर जी की बड़ी कृपा थी, उसके साथ साथ कृपा थी सरदार पटेल जैसे लोगों की, जिन्होंने चुपचाप नंदलाल बोस के माध्यम से भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय बना दिया। उसके अंदर वो सब महापुरुषों के चित्र इत्यादि साइडों में डाल के, खाली स्पेस के फिल इन ब्लैंक करके इसको भारत का संविधान बनाया। आज कम से वो संविधान अब पढ़ने को 2 साल से फिर दर्शन तो हो जाते हैं लोगों को। हमारे भी भटनागर जी के माध्यम से ओरिजिनल मंगाया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ें शुरू की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दिवस शुरू किया, नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता कोई एक व्यक्ति नहीं है, परंतु मुख्य उनका कंट्रीब्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। जहां मैं अभी नागपुर गया तो उस एयरपोर्ट का नाम था, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा मिला। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका गौण नहीं हो सकती। भारत क्योंकि जातियों से आधारित देश है, जिनके फॉलोअर ज़्यादा हों तो उसकी नाम बड़ा कर देते हैं राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि जाति से उतने बड़ी जाति नहीं है संख्या की दृष्टि से, तो शायद उनका नाम पीछे चला है। पर ये सब चीज़ें चलेंगी। जलियांवाला कांड के शहीदों को याद करते हुए भारत के अंदर न्याय व्यवस्था सुधरे, भारत की हर व्यवस्था सुधरे, और हम भारत को विश्व की हर दृष्टि से, अभी हम कहीं 4था नंबर है, कहीं 5वां नंबर है, और किसी किसी पैमाने पर हमें हैप्पीनेस इंडेक्स में 125वां रख दिया। क्योंकि यदि हम उनके चश्मे से देखेंगे तो हीन भावना आएगी। हमने अपने चश्मे से अपने को देखना है, हमने सृष्टि को देखना है। जैसे हमारे दृष्टिकोण बनेंगे वैसी हमें सृष्टि नजर आएगी। तो इस अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए भारतीयता, भारत के ऊपर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास करना हम लोग सब सीखें। तो जस्टिस DS वर्मा जैसे लोगों की जो इच्छाएं थी, जो शायद उस समय के अनुकूल समय नहीं था, आज एक अनुकूल समय है। जो कुछ हम सोचते हैं उन सबको कार्यान्वयन कर सकते हैं और करना ही है, और कोई विकल्प नहीं है। इस 25 साल में भारत का भविष्य आपके मेरे हाथ में है। इस 25 साल में यदि हम जागरूक भारतीय नागरिक बनेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम अपने आप हो जाएगा। हम वसुधा पर रहने वाले। आज भी मैंने एक बच्चे से पूछा मैडम के सामने, वसुधा का अर्थ बता दूं, नहीं बता पाए। उसकी कमी नहीं है, हमारी कमी है, इस पीढ़ी की कमी, जो आज 40 साल 45 साल 50 साल के हैं। हमने अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजा जिनकी जड़ें कट गई, और जड़ से कटने के बाद कोई पेड़ कितने दिन जीवित रहता, नहीं रह सकता। इसलिए आज सैपलिंग दिए हैं, जस्टिस साहब के घरों में जाएं, इनका इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ हाथ में सुप्रीम कोर्ट। मैं बहुत आदर सम्मान है इस भारत के अंदर कुछ जो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, उनमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्याय व्यवस्था है। उस न्याय व्यवस्था को भी उस जकड़न से निकालना है जिसमें 1,000 पेज की वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, 5,000 पेज की चार्जशीट फाइल होती है, और उसके लिए समय फिर पढ़ने पढ़ाने का नहीं मिलता। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिसके लिए सभी प्रयासरत हैं। पीछे रमन्ना साहब आए, इन्होंने भी बताया था, ललित साहब ने भी बताया था, और ये सब लोग भविष्य के चीफ जस्टिस हैं हमारे, या इस कर्णधार हैं। इनके माध्यम से इस देश में ये परिवर्तन आए कि न्याय व्यवस्था में त्वरित न्याय हो, जल्दी न्याय मिले। और उसके लिए ये पुरानी वो कोर्ट हटानी पड़ेगी कि हजारों गुनहगार बच जाएं तो कोई बात नहीं, एक बेगुनाह को गुनहगार सिद्ध ना करो। इतना बड़ा डिफरेंस वो दे रखा है रेशो का, वो नहीं होना चाहिए। गुनहगार का मोटा मोटा पता चल जाता है 3 दिन में, 5 दिन। तो मीडिया ट्रायल कर करा के और उसका सत्यानाश होता है। ट्रायल फास्ट हो,
न्यायपूर्ण हो, इसके लिए भारत की व्यवस्था नीचे से ऊपर तक, और भारतीय भाषाओं में जिसके लिए जोर दिया जा रहा है। इस देश के दो दुर्भाग्य, पूजा पाठ हम करते हैं उसकी भाषा में नहीं आती, न्याय व्यवस्था उसकी भाषा आम लोगों को नहीं मालूम, तो कैसे देश चलेगा? उसे पता ही नहीं लिटिगेंट को क्या हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हमारे रजनीश जी जा रहे हैं हाई कोर्ट में, देख रहे हैं तमाशा। 3 बजे केस लगेगा, 4 बजे आके फिर अगले दिन के लिए, फिर अगले दिन के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए रोज की फीस लेने वाले जो वकील हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है व्यवस्था पे। और हमारे जो न्यायाधीश हैं, जिनको पूरे महीने में उतने नहीं मिलते जितने उनको एक दिन की पेशी में मिलते हैं, तो इस व्यवस्था को भी कौन तोड़ेगा? डॉक्टर्स एक्सप्लॉइट करेंगे, बड़े बड़े वकील करेंगे, एक एक दिन में 1-1 करोड़ की रिसीट वाले हैं, कोई सीलिंग उन पे नहीं लगनी चाहिए क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में कहा था 1:10 की रेशियो हो, तो कोई रेशियो फीस पे नहीं होनी चाहिए क्या? एक दिन में 3 से ज़्यादा अपीयरेंस ना हो, बड़े वकीलों की तो अपने आप सीधे हो जाएंगे, और नीचे तक वालों को केस मिलेंगे और जल्दी फैसले होंगे। तो मेरे छोटे सुझाव हैं, छोटे मोटे, अपने एक्सपीरियंस से हैं। कोई शब्द, मेरी भावना गलत नहीं है, कोई शब्द अच्छा ना भी लगा तो दोनों माननीय न्यायाधीश से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारे आने वाले इस क्षेत्र में जो अच्छे होनहार बालक हैं, 80%, 90% नंबर लेके आते हैं, कंपटीशन से आते हैं, NCLT क्लैट का एग्ज़ाम पास करके आते हैं, उनका भी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ माननीय दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी हैं, कुछ चीज़ें उनकी तरफ भी झांक लें। क्लैट सारे देश में होगा, दिल्ली वालों का अलग होगा, बेंगलोर का अलग होगा, हम सबको जजमेंट देते हैं। अपने अधीन जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा वहाँ भी झांक लें। तो मेरा ही यदि PAVA अगर नोट ले रहा है, बराबर में बात कर रहा है, तो न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर तक थोड़ा थोड़ा उधर भी झांकेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश में एक करप्शन फ्री, एक अच्छी आइडिया, यूटोपियन व्यवस्था बनाने में हम सब लोग सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। GS वर्मा इस उनकी सुपुत्रियाँ उपस्थित है, अभी बताया कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2 तारीख तक ये चलेंगे। आना सतीश जी ने 2 को था, परंतु ये देखो सौभाग्य कि वो आज आए हैं, और जिनको आज आना था किसी कारण से नहीं आ पाए, उनकी व्यस्तता को हम समझते हैं। उनका भी स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहें और आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने में हम सब मिलकर सहयोगी बने। जय हिंद।